नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आप सभी द्वितीय वर्ष के बच्चों का स्वागत करता है। कबीर साहब से भेंट हम पढ़ रहे थे पाठ। रामधारी सिंह दिनकर का ललित निबंध है और हमने विभिन्न विषमताओं की बात की थी पिछले कक्षा व्याख्यान में, इनकी चर्चा कबीर करते हैं। आगे रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि उनसे कहीं विकराल विषमताएं तो वे है जो नीरे जन्म के आधार पर एक मनुष्य को उत्तम और दूसरे को अधम बताती है, एक को पूज्य और दूसरे को अस्पृश्य बताती है। यानी विषमताएं गैर बराबरी जो होती है अलग अलग लोगों के बीच में, तो विषमताएं तो वो भी है जो दो मनुष्यों के बीच में ऊंच नीच करती है जन्म के आधार पे। अब आप मुझे बताइए, जन्म के आधार पर आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जन्म का होना आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए आप कोई परिश्रम नहीं करते हैं। आपका कोई वो नियति निर्धारित करती है कि आप राजा के यहाँ पैदा होते हैं या किसी गरीब के यहाँ पैदा होते हैं, उसमें आपका क्या योगदान होता है। कोई व्यक्ति किसी राजकुमारी बन के पैदा हुआ और कोई जो है किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ हुआ, इसमें उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो जन्म के आधार पर हम जो विषमताएं घड़ते हैं वो बेहद मतलब अधम और बिल्कुल वैसी होती है कि जो मनुष्य मनुष्य में भेद पैदा करती है। और लोकतंत्र, जो आधुनिक लोकतंत्र है, जो दुनिया में डेमोक्रेसी आई, यूरोप और अमेरिका में जो डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो गढ़ी गई, उसका पहला वो था कि जन्म के आधार पर किसी से भेद नहीं करना है। यानी आप किसी का मूल्यांकन जो है इस आधार पर नहीं करेंगे कि वो बाई बर्थ कौन सा रिलीजन है, बाई बर्थ कौन सा कास्ट है, बाई बर्थ वो क्या है क्या नहीं है। ये इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको बराबर अवसर मिलना, ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। तो इन्हीं सब के बारे में वो कहते हैं। और जहाँ ये नहीं होता वो विषमता होती है, वो ज़्यादा खतरनाक होती है पैसों की विषमता से भी। विषमताओं का असली दुर्ग तो मनुष्य के मन में अवस्थित है और असली विषमताएं हमारे मन में होती है। यानी हम लोगों से ऐसा व्यवहार करते हैं, उनको बोध कराते हैं कि तुम जो है फलाना जाति से हो, या तुम जो है उस जाति में जन्मे हो, तुम ये हो, तुम ऊपर हो, तुम नीचे हो, तुम ये हमारा मन जो वो असली विषमता का तो वो पैदा करता है। अब तक ये दुर्ग नहीं टूटता जब तक मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि जन्मना सभी मनुष्य समान है और सबको श्रेष्ठ और सुखी रहने का समान अधिकार है। तब तक समाज में फैली हुई विषमताओं का अंत नहीं होगा। और जब तक मनुष्य ये नहीं समझ ले कि हम जन्म से सभी समान हैं, सभी को श्रेष्ठ और सुखी रहने का अधिकार है, तब तक जो है विषमताओं का अंत नहीं होगा। तब तक कबीर के रूप में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, तब तक समाज में कहीं से समानता नहीं आ सकती। और कबीर का बहुत प्रसिद्ध जो है कविता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी किसी भी मनुष्य से जाति नहीं पूछनी है, उसका ज्ञान पूछिए। आप उससे ये पूछिए कौन सी कॉलेज में पढ़ते हो, क्या पढ़ाते हो, क्या तुम करते हो, तुम्हारा नॉलेज क्या है। हम क्या पूछते हैं, सबसे पहले मिलते ही पूछेंगे, हाँ भैया आपका नाम, के भाई मनीष, मनीष पीछे क्या लगाते हो। और राजस्थान में तो हमारे कूट कूट कर भरा हुआ है, जैसे हर बार हम एक ही प्रश्न अगले से, बस में पास में कोई आके बैठ गया, हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या, सुरेश। अच्छा सुरेश कौन हो तुम, चौधरी हो, क्या हो तुम, सोलंकी हो, या तुम क्या हो। जब तक वो नहीं बताएगा तो अंदर बेचैनी रहती है। ये हमारे संस्कारों तक में ये ऊंच नीच और जाति का जो बोध है ऊपर नीचे का, ये हमारे मतलब कूट कूट के अंदर आ चुका है। ये बड़ी मुश्किल स्थिति जो होती है, जिसके खिलाफ संतों का पूरा काव्य था। संत यही इन सब की आलोचना करके और एक नया जो मार्ग वो बता रहे थे, उसी में कबीर थे। मैंने निवेदन किया, विषमता के मानसिक दुर्ग से आपका क्या तात्पर्य है महाराज? दिनकर पूछ रहे हैं। मैंने बताया आपको इंटरव्यू शैली में ये निबंध है। कबीर साहब बोले, बहुत कुछ वही भाव जिसे आज तुम आज की भाषा में वर्ग भावना कहते हो। धनी और निर्धन ये दो वर्ग तुम्हें दिखाई देते हैं, किंतु आश्चर्य की बात है कि निर्धन होने पर भी ब्राह्मण और हरिजन परस्पर एकात्मा का अनुभव नहीं कर पाते। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे तुम आज की भावना में वर्ग भावना कहते हो। वर्ग कहते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर जिसमें मनुष्य इकोनॉमिकली एक जैसे होते हैं। जैसे कि मजदूर है, ये एक वर्ग है। जैसे कि व्यापारी है, ये एक वर्ग है। तो जहाँ आर्थिक सामाजिक ढांचे के साथ साथ आर्थिक भी जुड़ाव होता है, आर्थिक स्तर भी होता है, वो वर्ग कहलाता है। और जाति और वर्ण जो होता है उसमें सामाजिक रूप होता है, वहाँ पैसों का वो आर्थिक
वो नहीं है। यानी वहाँ वर्ण और वो जो है जुड़ा होता है। तो धनी और निर्धन ये दो वर्ग तुम्हें दिखाई देते हैं, किंतु आश्चर्य की बात है कि निर्धन होने पर भी ब्राह्मण और हरिजन परस्पर एकात्मा का अनुभव नहीं कर पाते। भारतीय समाज की बड़ी क्रूर सच्चाई बता रहे हैं दिनकर जी कि दोनों गरीब है, ब्राह्मण भी गरीब है और हरिजन भी गरीब है। लेकिन क्या आप भारतीय समाज में ऐसा देखते हो कि जो है दोनों को बराबरी का व्यवहार मिलता है? दोनों बराबर गरीब है, मान लीजिए कि दोनों जो है बहुत गरीब है, लेकिन दोनों जब समाज में खड़े होंगे तो आप खुद अपने मन में सोच लीजिए कि आप किसका सम्मान ज़्यादा करोगे, या कौन समाज जो है किसका ज़्यादा सम्मान करता है। यही इसी जो है असमानता की बात दिनकर यहाँ कर रहे हैं। और वो दोनों आपस में एक भी अनुभव नहीं करते, वो भी दोनों एक दूसरे को भिन्न मानते हैं, जबकि हकीकत में क्या है, वो दोनों एक है। आप अपनी जाति में खुद सोचिए, मेरे में विद्यार्थी है या मैं भी हूँ, मैं मेरे समाज में जो सबसे पैसे वाला है उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, आप खुद ही देख लीजिएगा। क्या उसके गरीब जाति बंधु मित्र होते हैं? क्या नहीं होंगे। उसका सोसाइटी का, उसकी उठ बैठ, उसके मित्र, उसके नाते रिश्तेदार सब अलग ही होते हैं। जो उतने ही पैसे वाले उतने ही धनी होते हैं, वो आप और मैं से उतना नहीं रिश्ता रखता। आगे क्या कहते हैं, ब्राह्मण आज भी यह सोचकर अपने को अंत्यजों से पृथक रखता है कि वह जन्मना उनसे श्रेष्ठ है। समाज में समता लाने के पहले उस रूढ़ी को समूल विनष्ट करना है, उस परंपरा को निर्मूल बनाना है जो ये भाव जगाती है कि कर्म नहीं, केवल जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है। वही कबीर ने जो अपनी बात अपनी कविता में कही थी, वही दिनकर गद्य में लिख रहे हैं। कबीर उस गैर बराबरी को खुद भुगतने वाले लोगों में से थे, इसीलिए उनकी कविता में उस सामाजिक गैर बराबरी पर प्रश्न खड़ा किया गया है। कबीर की कविता में बार बार वो वर्ण और जाति को क्वेश्चनिंग करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप अच्छी श्रेष्ठ जाति में पैदा हुए तो आपका पैदा होने का दूसरा तरीका क्यों नहीं था? आप कहाँ से आए हो? और सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, सबका अंत एक जैसा होता है, सब जन्म एक जैसे लेते हैं, तो फिर बराबरी और गैर बराबरी कहाँ हो जाती है? तो वही चीज़ दिनकर भी यहाँ कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण जो है वो जब पैदा होता है और दूसरों को वो जन्म से ही उसको जो है वो करता है। अब यहाँ ध्यान रखिए आप कि ये जितने साहित्यकार हैं, यह ब्राह्मण जो वाद है उसकी आलोचना कर रहे हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या उसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं। ये उस मानसिकता को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं जिसमें हमारा जाति व्यवस्था अभी भी बना हुआ है। और मैं तो को बना हुआ कि अब तो और ज़्यादा जो है कठोर होता जा रहा है, और अब तो बहुत ही उसमें जो है उस तरह की बात आ चुकी है। वे उस भाव को क्यों नहीं जगाता कि कर्म के आधार पर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो। यानी होना क्या चाहिए कि वर्क, आप काम क्या कर रहे हो उसके आधार पर श्रेष्ठ और जो है वो होना चाहिए। कोई मनुष्य जो है ऊंची जाति का है, लेकिन मान लीजिए कि जहाँ काम कर रहा है, जहाँ से उसको सैलरी मिल रही है या कुछ भी ऐसा वो मिल रहा है, वहाँ पर वो काम नहीं करता, तो क्या केवल उसकी ऊंची जाति होने से हम उसको जो है वरीयता देंगे या उसको मानेंगे? या अगर मान लीजिए वही व्यक्ति किसी तथाकथित जो है, आजकल तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं ऊंचा और नीचा, मतलब जाति के अर्थ में, तो अगर कोई मान लीजिए नीची जाति का और वह व्यक्ति भी अगर कहीं नौकरी कर रहा है सरकारी क्षेत्र में या कहीं पे भी, लेकिन वो अपना काम नहीं करता, वो अपना जो है, जो उसको सरकार जो इतना सैलरी दे रही है, जो उसको चाहती है सरकार की हमारा काम करे, हम इसको पैसे, वहाँ पे वो चीज़ वो काम नहीं करता, तो क्या केवल हम उसको डिफेंड इसलिए करेंगे, हम उसकी जो है उसको हम इसलिए डिफेंड करेंगे नहीं साहब ये जाति जो है ये इनकी नीची है तो हमें जो है इनको ये नहीं करना? नहीं, कर्म जो है, मनुष्य जहाँ भी रह रहा है अगर वहाँ वो अपना 100% काम कर रहा है, आप निजी क्षेत्र में देखिए, वहाँ आपको कोई मतलब नहीं है, उसको फैक्ट्री में मजदूर से सेठ को कोई मतलब नहीं है कि तुम किस जाति से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, मुझे 8 घंटे काम चाहिए, मुझे ये शाम तक काम चाहिए। मजदूरों को जो 9 से 6 तक उनको पकड़ के काम करवा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो काम मांगता है, उसी बात के पैसे देता है, नहीं तो वो सीधा घर रवाना कर देता है। तो ये जो चीज़ है, यह कबीर के साथ जो है दिनकर वो कह रहे हैं कि आप उसको काम कैसा बंदा कर रहा है। अब कई बार अब हमारे यहाँ बड़ा एक वो दिलचस्प हमारे समाज में चीज़ें चलती है कि हम कई बार कई चीज़ें जो है वह जाति देखकर और वैसा ले लेते हैं कि हाँ साहब हमारे जाति के हैं यार, इनसे कराओ ये काम, ऐसा होता है ना मानसिकता, ऐसे कराओ वैसे कराओ, है ना। बाद में जब पता चलता है 5-6 महीने बाद कि भैया आपको आपकी जाति वालों ने लूट लिया, जो चीज़ बाज़ार में 12,000 की मिल रही थी वो आपको 16 में दी,
क्यों दी? क्योंकि आप उस पर अंधविश्वास वो चल के गए, अरे मेरी जाति के है भाई, मुझे तो ये बहुत अच्छे वैसे। और प्राय आदमी परिचितों में ही ठगा जाता है, ये आप कभी भी देख लेना। आगे क्या कहते हैं, मैंने दबी जुबान से पूछा, महाराज क्या मैं स्वयं समझूं कि आप गांधी और मार्क्स के करीब बोल रहे हो? अब दो विचारधाराओं के करीब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अरे आपकी बातें तो वर्ग की बात मार्क्स ने की है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, वो साफ कहता है सोसाइटी में दो जो है आइडियोलॉजी, दो वर्ग होते हैं, एक शोषण करने वाला और एक जिसका शोषण होता है। और जो शोषित जो होता है व्यक्ति, वो इतना उत्पादन करता है, इतना कुछ करता है, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है बदले में। वो उसका पूरा का पूरा जो श्रम का जो मूल्य होता है, वो कौन हड़प जाता है? जो उससे काम करवाना चाह रहा है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। गांधी जी भी कहते, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लाए थे गांधी जी, कि भाई जो दुनिया में इतने पैसे वाले हैं, जो व्यापारी हैं, जो वो इतना अकेले एक इतना पैसा उनके पास आ रहा है, तो क्यों नहीं वो ट्रस्ट बनाए और गरीबों में उसके अंदर जो है उसका बंटवारा हो ऐसा। अभी अभी हमारी सरकार ने भी जो है नियम बनाया है कि जो जो कंपनियां 500-600 करोड़ से ज़्यादा कमा रही है, तो उनको अपनी आय का एक हिस्सा जो है वो जन कल्याण में खर्च करना पड़ेगा। चाहे वो किसी रूप में करो, आपको स्कूल में टॉयलेट बनाने पड़ेंगे, या आपको कोई महिलाओं के लिए कोई ऐसा काम करना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा सामाजिक सुधार का काम करना पड़ेगा। आपको जो इतना अकेला पैसा ले लेके जा रहे हो, क्योंकि आप देख ही रहे हो भारत में बड़ी दिलचस्प चीज़ें हो रही है, अरबपति करोड़पति की संख्या बढ़ती जा रही है, दुनिया में सबसे तेज़ी से हमारे यहाँ ही बढ़ रहे हैं। तो ये धन का जो केंद्रीकरण बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है गरीबी भी हमारे यहाँ जो है, सूचकांक भी आप देख लीजिए, भुखमरी का हर जगह का, हम लगातार उसमें बुरे से बुरे देशों में जाते जा रहे हैं। तो दो देश हमारे यहाँ डेवलप होते हैं, एक इंडिया हो रहा है जहाँ लाखों करोड़ों की बातें होती है, और दूसरी तरफ हमारा भारत है जहाँ 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि क्या आपकी बातें उन जैसी तो नहीं लग रही है? महात्मा बोले, राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, किंतु जहाँ तक संस्कारों की बात है, मैं गांधी और मार्क्स की कई बातों को ठीक समझता हूँ। सामाजिक विषमताओं के मूल में मनुष्य का अहंकार निवास करता है। जाति का अहंकार, वंश का अहंकार, धन और शक्ति का अहंकार, सिद्धि और सफलता का अहंकार, ये सभी अहंकार विभाजक रेखाएं हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। अब दिनकर जो है वो कबीर साहब के रूप में क्या मानते हैं कि भाई जो अहंकार होता है मनुष्य का, वो जो होता है वो जो है अनइक्वल, जो गैर बराबरी होती है, उसको बनाने में योगदान करता है। लेकिन मेरा ये मानना, हम अब इनसे डिफर, जरूरी नहीं हम किसी व्यक्ति की सभी बातों से सहमत हो, मुझे लगता है कि ये अहंकार तो एक मनुष्य का स्वभाव, भावना की बात होगी। सिस्टम जो होता है वो भावनाओं से नहीं चलता है, वो एक उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर जो होता है वो ऊंच नीच और वो पैदा करता है, वो अमीर गरीब पैदा करता है। वहाँ भावनाओं से अमीर गरीब पैदा नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर के कारण ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ होती है, ऐसा सिस्टम होता है कि जो वो चीज़ें पैदा करता है। तो यहाँ दिनकर जो एक साधारण सा, उसको बहुत ही मतलब मुझे लगूँ कि बहुत सरल एक समाधान दे देते हैं कि अहंकार होने के कारण ये चीज़ पैदा हो जाती है। मैं इससे जो है सहमत नहीं हूँ, और आप भी इस पर सोचिए कि आपको क्या लगता है कि ऊपर नीचे जो हमारा समाज है, गरीब अमीर के का, इसका क्या कारण है? आप लोग भी जो है इसको सोचिए, और अगर आपके मन में कुछ आता है तो आप लिख के मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें इस ग्रुप में, ताकि हम बच्चों की बातों से भी जो है वो रूबरू हो कि वो क्या सोचते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और कबीर का चिंतन और उनकी बातें तो इतना कुछ है कि अगर आप बहस करने लगो और बातें उन पर करने लगो तो उसका समय कोई मतलब उस पर अनंत गुंजाइश है बातचीत करने की, क्योंकि उनकी कविता जो है वो आज भी हमको एक रास्ता दिखाती है, आज भी हमारे कई प्रश्नों का उत्तर देती है। तब तक के लिए धन्यवाद।